हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी का एग्ज़ाम है 26 तारीख को एंड मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाया और दिया भी, समझाया भी, क्वेश्चन आंसर भी करवाया। 3 क्वेश्चन अभी भी बाकी था, बच गया था। पहला क्वेश्चन आपका बचा था, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन बचा था, देख लीजिए। खिलाफत तथा दिल्ली सल्तनत। दूसरा क्वेश्चन महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आपका 3 क्वेश्चन अभी बाकी रह रहा था, तो मैंने सोचा इसे करा ही देता हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, करा ही देता हूँ। तो बस इसमें मैं समझा रहा हूँ ताकि अच्छा से आप समझ लें, तो आप एग्ज़ाम में लिख पाएँ, हिंट आपको मिल जाए, तो इसीलिए हम लोग समझते हैं। और चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। चलते हैं, हम लोग समझते हैं खिलाफत तथा दिल्ली सल्तनत क्या है। ओके, तो आपका क्वेश्चन है खिलाफत तथा दिल्ली सल्तनत। देखिए, खिलाफत को मैं समझा दूँ पहले कि खिलाफत क्या है। देखो, खिलाफत ना दिल्ली सल्तनत, दिल्ली मुग़ल काल के समय में खिलाफत को, ये प्रमुख को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रमुख को, या तो उत्तराधिकारी को। जो उत्तराधिकारी हुआ करते थे, जैसे किसी के मरने के बाद, है ना, कोई दूसरा अगर आता है तो दूसरा आता है तो वो उत्तराधिकारी आता है, या तो उसका राजकुमार आता है, या तो उसका कोई गुलाम, ऐसा गुलाम आता है जो विश्वास के लायक हो। ठीक है, विश्वास के लायक कोई गुलाम अगर आता है, कोई नौकर आता है ना। नौकर क्या, नौकर को एक श्रेष्ठ जगह दिया जाता था। ऐसा नौकर मतलब जो प्रमुख होता था उसको श्रेष्ठ जगह जाता था, उसी को क्या कहा जाता था? खिलाफत कहा जाता था। ठीक है, समझ में आ गया खिलाफत क्या है? तो खिलाफत एक उत्तराधिकारी हुआ। ओके, तो क्वेश्चन आपका आप समझते हैं कि दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए शॉर्ट में ही इसका आंसर देना है, कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए शॉर्ट में ही मैं आंसर लाया हूँ। चलिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोहम्मद गोरी के आक्रमण के साथ शुरू हो गई थी। वह बड़ी संख्या में अपने साथ गुलामों को लेकर आया और उन्हें उत्तराधिकारियों के रूप में नियुक्त किया। ओके, और इसी खिलाफत कहते हैं, ये सब भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सब जो प्रक्रिया हो रहा है ना, ये खिलाफत का ही प्रक्रिया हो रहा है। ओके, एंड फिर आगे क्या हुआ? नियुक्त किया। इसके बाद कई राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, और इस लेख में हमने क्रम में दिल्ली सल्तनत की समय रेखा, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण प्रदान किए हैं। जैसे कि 1206 में मोहम्मद गोरी के अचानक मृत्यु के पश्चात उसके 3 महत्वपूर्ण सेनापतियों जैसे ताजुद्दीन, यल्दूज, नसीरुद्दीन कुबाजा एवं कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच सर्वोच्चता के लिए संघर्ष हो गया, है ना। तो 3 कौन था? उसके 3 महत्वपूर्ण सेनापति था वो। ठीक है, ये जो सब सेनापति ही था, कौन कौन? ताजुद्दीन, यल्दूज, नसीरुद्दीन और कुबाचा और कुतुबुद्दीन। इसके सैनिक था। ये सोच रहा था कि इनकी मरने के बाद मैं राजगद्दी को संभालूंगा। ठीक है, मैं राजगद्दी को लूँगा, ये कहना था। समझ में आ गया? इसी वजह से संघर्ष हो रहा था इन सभी में, इन सभी सेना में, है ना, जिसका नाम लिया गया अभी। यल्दूज के पास अफगानिस्तान और सिंध के बीच मार्ग स्थित करम था, है ना। एक जो स्थित था वो करम था। करम तथा संकुरन क्षेत्र था। ये 2 क्षेत्र था, करम तथा संकुरन। दूसरा कुबाचा का उच्च पर महत्वपूर्ण नियंत्रण था, जबकि ऐबक को पहले से ही मोहम्मद गोरी के द्वारा गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जा चुका था। ओके, वह भारत के स्थित तुर्क सेना का सेनापति भी था। तकनीकी तौर पर वह अभी भी एक गुलाम ही था, किंतु उसके मालिक मोहम्मद गोरी की मृत्यु जैसे हुआ, उसके बाद उसे सुल्तान की उपाधि प्रदान कर दी गई। ठीक है, की गई। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। इस घटना से ही की जाती है एंड की गई। औपचारिक तौर पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना एक स्वतंत्र पहचान के रूप में इस घटना से ही की जाती है। आगामी घटनाक्रम में ने इसे वास्तविक स्वरूप प्रदान किया। ऐबक ने उत्तराधिकारी के रूप में उसके दामाद इल्तुतमिश ने गद्दी संभाली। जब ऐबक के भी जो उत्तराधिकारी थे वो थे इल्तुतमिश। ठीक है, और वो क्या थे? उनके दामाद थे। ठीक है ना। ऐबक के जो कि क्या थे? दामाद थे, है ना, दामाद थे। कौन? इल्तुतमिश ने गद्दी को संभाल लिया। इनके बाद वो अपनी राजधानी वापस दिल्ली ले आया। तुर्कों द्वारा विजित क्षेत्र उनके नियंत्रण से बाहर हो गए थे और अधीनस्थ किए गए राजपूत सरदारों ने भी नजराना देना बंद कर दिया था तथा उनकी प्रभुसत्ता मानने से इनकार कर दिया। और थोड़ा सा है, देख लो।
इल्तुतमिश के शासनकाल की एक चौथाई शताब्दी 1210 से 1236 के दौरान उन क्षेत्रों पर सुल्तान के प्रभुत्व का स्थापित करने पर बल दिया गया जिनको वो खो चुके थे। इल्तुतमिश ने 1215 में यल्दुज को तराइन में क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था, और 1217 में कुबाचा की ओर से लाहौर प्राप्त कर लिया। कुबाचा से फिर क्या प्राप्त किया, लाहौर भी प्राप्त कर लिया। उसके बाद अपने गवर्नर के अधीन कर दिया गया। तो ये उसका छोटा सा स्टेप था, इसे आप याद कर लें, ध्यान कर लें। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। ओके, तो इसे अभी आप देख लीजिए। अन्य वैष्णव भक्ति आंदोलन के समान, भक्ति आंदोलन क्यों होता था भाई, धर्म के, है ना, धर्म के लिए, ठीक है, धर्म में लड़ाई होता था, तो इसकी वजह से भक्ति आंदोलन हो जाता था, ठीक है। लेकिन फिर भी देख लो थोड़ा सा जो भी पॉइंट है, इन अन्य वैष्णव भक्ति आंदोलनों के समान महाराष्ट्र के वैष्णव आंदोलन पर भी भागवत पुराण का जबरदस्त असर था। इसके अतिरिक्त उन पर शैव नाथपंथियों का भी प्रभाव था। 11वीं-12वीं शताब्दी के दौरान महाराष्ट्र समाज की वर्णाश्रम के अनुसार निम्न जातियों पर जिनका गहरा प्रभाव था, ये नाथपंथी काव्य रचना के लिए मराठी का उपयोग करते थे। ज्ञानेश्वर 1275 से 1296 महाराष्ट्र के भक्त संतों में अग्रणी है। उन्होंने भगवान गीता पर बृहत भाष्य लिखा है और इसे ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। यह पुस्तक मराठी साहित्य और आरंभिक कृतियों में से एक है और महाराष्ट्र की भक्ति विचारधारा का आधार है। उन्होंने कई श्लोकों की भी रचना की जिन्हें अभंग नाम से जाना जाता है। उन्होंने उपदेश दिया कि भक्ति केवल मार्ग से ही नहीं भगवान के पास पहुंचा जा सकता। भक्ति केवल के मार्ग से ही, भक्ति से ही भगवान के पास पहुंचा जा सकता है। किसने ये किया था, देख लो, किसने अब उपदेश दिया था, ये सब भी याद रखने की चीज़ें हैं। उन्होंने उपदेश दिया था, किसने उपदेश दिया था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ ज्ञानेश्वर, है ना। तो इसी के बारे में बात चल रहा है, यही ना उपदेश दिया था कि भाई भक्ति जो है कि भक्ति के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और इसमें जातिगत भेदभाव के लिए भी कोई स्थान नहीं है। भक्ति में कोई स्थान नहीं है, जाति कौन सा जाति हो, सभी जाति के धर्म में भी भक्ति कर सकते हैं। नामदेव 1270 से 1350 पैसे सदर्जी थे। यह माना जाता था कि वे महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन और उत्तर भारत के केशववाद आंदोलन के बीच की कड़ी थे। वे पंढरपुर में रहते थे और पर उन्होंने उत्तर भारत का भ्रमण किया था और पंजाब भी गए थे। उनके भक्ति गीत आदि ग्रंथ में संकलित है। महाराष्ट्र में नामदेव की वारकरी परंपरा है। तो यहाँ है, छूट गया, चलो इतना ही है, ज़्यादा नहीं, बस एक पेज किसी तरह भर देना है आपको, एक पेज ही भरना था, ज़्यादा बड़ा स्टेप लिखना नहीं है इसमें। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना, ये क्या था इसे भी समझना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास लगभग 3 शताब्दियों तक फैला हुआ है और यह ब्रिटेन के वैश्विक शक्ति के रूप में भी उभरने यूरोपीय साम्राज्यवाद के विस्तार और 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जबरदस्त वृद्धि को दर्शाता है। कंपनी को उस समय धन के अभूतपूर्व स्रोत तक पहुंच मिली जब उसे भारत और चीन में ब्रिटिश व्यापार पर एकाधिकार दिया गया। और फिर आगे देखो, और यह जल्द ही एक पूरी तरह से वाणिज्यिक उद्यम में अपने आप में एक साम्राज्यवादी शक्ति में बदल गई, जिसने युद्ध लड़े और दक्षिण एशिया में विशाल भूभाग पर शासन किया। उत्तरी अमेरिका उपनिवेशों में चाय की बिक्री कंपनी के वाणिज्यिक नेटवर्क का केवल एक हिस्सा थी, जो पश्चिमी बाजारों में चाय के साथ चीनी, मिट्टी के बर्तन या भारतीय कैलिकों जैसे विलासिता के सामान लाती थी। लेकिन चाय के व्यापार ने जल्द ही इतिहास के मार्ग को प्रभावित किया और जब ब्रिटिश संसद द्वारा चाय पर कर मतलब टैक्स लगा दिया गया और कंपनी के एकाधिकार के खिलाफ उपनिवेशवादियों की प्रतिक्रिया, अमेरिकी क्रांति और संयुक्त
अमेरिका की नींव के लिए उसे उत्प्रेरित साबित हुई। तो इतना ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है इसका भी। तो इस तरह से ये आपका तीनों क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखवा दिया, दे दिया। इसे अच्छा से पढ़ें, समझें और एग्ज़ाम देने के लिए दें। बेस्ट ऑफ लक। और इसके बाद आप लोग साफ साफ एग्ज़ाम देंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर का, नेक्स्ट टॉपिक का हम लोग, नेक्स्ट सब्जेक्ट का, नेक्स्ट कोड का हम लोग अब तैयारी करेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग सिर्फ अब नेक्स्ट करेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। आप लोग कमेंट करेंगे नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन सा कोड है आपका, कमेंट करेंगे। मैं उसी कोड पे वीडियो बनाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। चैनल से पहले स्टूडेंट्स, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।